वेलकम टू सुथार एग्री पॉइंट। सुथार एग्री पॉइंट के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीछे आप सभी वीडियो पर जो आपका रिस्पॉन्स रहा बहुत अच्छा रहा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, धान या चावल यानी पेडी। तो इसका बॉटनिकल नाम हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा, यानी धान का बॉटनिकल नाम। कुल हो गया ग्रेमिनी पोएसी या घासकुल, यानी उत्पत्ति स्थान मुख्यतः हो गया इंडो वर्मा और वैसे हो जाए दक्षिण पूर्वी एशिया। अभी इसमें इकोनॉमिक्स वैल्यू देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स वैल्यू में सबसे पहले आ जाएगी प्रोटीन पाई जाती है 6 से 7%, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 70%, वसा 2 से 2.5%। अब धान के प्रोटीन को ओरेजेनिन कहते हैं, यानी इसमें ओरेजिनिन पाया जाता है। और धान में खुशबू आती है डाईआइस्टाइल 1 प्रोपीन के कारण, और धान की खुशबू आती है जो होती है डाईआइस्टाइल 1 प्रोपीन के कारण। अब इसमें नेक्स्ट है ओराइजा रेफिगोन, यानी ओराइजा रूफी पिजोन। ये को चावल का पूर्व जनक माना जाता है, यानी ये इसकी ओल्डेस्ट वेराइटी जिससे इसका उद्भव हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। अभी इसमें वितरण में देख लेते हैं। क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान और चीन का होगा इसमें द्वितीय स्थान, यानी फर्स्ट पोजीशन है भारत की और सेकंड चीन की। अब विश्व में सर्वाधिक मात्रा में धान को निर्यात करने वाला देश कौन सा है? इंडिया। और उसके बाद उत्पादन में चीन प्रथम और भारत दूसरे स्थान पर। उत्पादन में भारत दूसरे पर है और चीन प्रथम पर है। और इसमें क्षेत्रफल में भारत प्रथम है और चीन द्वितीय है। अब इसकी उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ की है? मिस्र की, यानी पृथ्वी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होगा? मिस्र में। भारत में सर्वाधिक चावल होता है पश्चिमी बंगाल में, पीबी में, यानी पश्चिमी बंगाल में। और उत्पादकता कहाँ की प्रथम है? पंजाब और हरियाणा की। इसमें हरियाणा सेकंड है और पंजाब फर्स्ट पोजीशन पे है। और राजस्थान में सर्वाधिक चावल होते हैं हनुमानगढ़ जिले में, यानी अपने यहाँ पे होता है हनुमानगढ़ में चावल सर्वाधिक राजस्थान में। अभी भारत की मुख्य अनाज वाली फसल है चावल, और सेकंड पे आएगी गेहूं। और धान का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। अभी इसमें मेन था गोल्डन राइस। अभी गोल्डन राइस की क्या विशेषताएं होती है देख लेते हैं एक बार। गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल, यानी इसका रंग होगा वो पीला होगा। और पीला किस कारण होगा? केरोटीन के कारण, यानी इसमें विटामिन ए का मुख्य स्रोत केरोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका रंग पीला होता है। इसे यानी इंगोप्रोटाइकस ने विकसित किया था, ये इसके जनक थे। अभी सेकंड है इसमें सुपर चावल यानी सुपर राइस, इसे जीएस खुश ने तैयार किया था। और चावल अनुसंधान निदेशालय ये कहाँ पे है? हैदराबाद में, इसकी स्थापना 1965 में। दूसरा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यानी ये है उड़ीसा में, यानी कटक उड़ीसा में। इसका कई बार 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये सभी। और सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू और उनमें लगभग आए हुए ओल्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। और बीएससी में इसका पूरा मैटर रहता है। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस में है, इसकी स्थापना हुई 1960 में। अभी धान के खेतों में CH4 गैस बाहर निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। और ये मेन इसका CH4 का इसमें नाइट्रोजन के लिए होता है, क्योंकि ये मीथेन अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण करती है, इसलिए CH4 गैस निकालती रहती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अभी चावल में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24, यानी 2n बराबर कितने होंगे? 24। अब विश्व में चावल की कुल कितनी प्रजातियां हैं? ये भी है 24, जिनमें से 22 प्रजातियां क्या है? जंगली। केवल 2 प्रजातियों को क्या करते हैं? बुआई करते हैं। उनमें से फर्स्ट है ओराइजा सेटाइवा, जो हमारे यहाँ पूरे विश्व में भी उगाई जाती है और इंडिया में भी ओराइजा सेटाइवा ही उगाई जाती है। ओराइजा ग्लेबरिमा
यानी ओराइजा ग्लेब्रिमा केवल अफ्रीका में उगाई जाती है, इसे केवल अफ्रीका उगाता है। यानी ओराइजा सेटाइवा को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, इंडिका, जापानिका और जावोनिका। यानी इन्हें हम विस्तार से देख लेते हैं अभी। यानी ओराइजा सेटाइवा इंडिका जो कि भारत में उगाई जाती है और ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। सेकंड है ओराइजा सेटाइवा जापोनिका, यह जापान में उगाई जाती है, ये प्रकाश के प्रति असंवेदनशील किस्म है और यह गिरती भी नहीं है, इसकी हाइट भी थोड़ी कम होती है। ओराइजा सेटाइवा जावोनिका, इसे बुलुल राइस भी कहते हैं, यह इंडोनेशिया में उगाया जाता है। धान के पुष्प क्रम को पेनिकल और इसका फल कहलाएगा कैरियोप्सिस, और धान के फल के चारों ओर जो छिलका होता है उसे कहते हैं हुल, और हुल पत्तियों का रूपांतरण होता है। और देखो जैसे जापान की हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जापान वाली बोलने की किस्म होती है और ये गिरती नहीं है, क्योंकि जापान के लोग भी बहुत हाइट में अपने से छोटे होते हैं, तो इसलिए यहाँ की किस्म भी यहाँ से छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर ठंड अधिक होने के कारण ये छोटे रह जाते हैं। अभी नेक्स्ट है चावल में बोनेपन का जीन। अभी चावल में बोनेपन का जीन हो गया DGWO जीन पाया जाता है, जिसके कारण ये बोना भी रह जाता है। अब भी नेक्स्ट है चावल का परीक्षण भार, ये होता है टेस्ट वेट होता है इसका 25 ग्राम, और बासमती धान का टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। यानी टेस्ट वेट कल बताया था वही है। सोयल, अभी धान के लिए मिट्टी कैसी चाहिए। धान के उगाने के लिए अच्छे दल धारण वाली चिकनी मटियार सर्वोत्तम रहती है, जिसका pH मान 5.5 से लेकर 6.5 तक उपयुक्त माना जाता है। यानी लेह है, यानी जो धान के लिए मिट्टी तैयार करते हैं उसे लेह बनाते हैं, उसे बोलते हैं लेह। यानी धान के खेत में पानी भरने के बाद उसमें हल चलाया जाता है, इसे हिंदी में इंग्लिश में इसे पडलिंग कहते हैं। यानी पडलिंग करके लेह तैयार किया जाता है, जिसमें उगाया जाता है, जिससे मिट्टी के भारी कण टूट जाते हैं और छोटे कणों में बदल जाती है, जिससे क्या होता है वाटर लॉसिंग बहुत कम हो जाती है। और पडलिंग इसलिए करते हैं, पडलिंग जैसे आपने देखा होगा जो महिंद्रा की मसूरी आती है उसमें दिखाते हैं ना, वही वाली होती है पडलिंग। जैसे टायरों के चारों ओर लोहे के छड़ जैसा गोल राउंड में लगा के उन्हें खेत में घुमाया जाता है, जिससे कि उसके बारीक कण में टूट जाती है मिट्टी और एक परत बना लेती है नीचे, जिससे पानी का लीचिंग वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और पानी वाटर लॉसिंग बचता है, इसलिए पडलिंग करते हैं धान में। अभी लेह के उद्देश्य ये हो गए, जैसे ये देखो अंतःस्रावण यानी प्रोकुलेशन को कम करता है, वीड मैनेजमेंट भी करता है, और पोषक तत्व पानी में घुलकर अधिक नीचे नहीं जाती और जो है वहीं रहता है, इसलिए पडलिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए पडलिंग करते हैं धान में। अभी नेक्स्ट हो गया क्लाइमेट। अभी क्लाइमेट देख लेते हैं। क्लाइमेट ये C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है यानी लघु दिवसीय पौधा है, गर्म व आर्द्र जलवायु में फूल आते हैं 26 से 29 में, और पकने पर 26 से 29 फूल आते हैं, तब 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, और पकते समय चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और धान को तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, और इन्हें जैसे नाम भी दिया होता है पर्टिकुलर, जैसे अस, अमन और बोरो। यानी अस, अमन, बोरो। यानी अस हो गया खरीफ का, अमन हो गया रबी का, और बोरो यानी स्प्रिंग या वसंत का। ये अस, अमन, बोरो इसकी ट्रिक है। तो इसमें अस को उगाते हैं मई जून में, और कटाई होगी सितंबर अक्टूबर में, और रबी में जैसे अमन को लगाएं, अमन या रबी में लगाते हैं जून जुलाई में, और कटाई होगी नवंबर दिसंबर में। और ऐसे ही वसंत ऋतु में लगाते हैं जिसे बोलते हैं बोरो, यानी यह नवंबर दिसंबर में बुआई करेंगे और मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। यानी मई, इसे हम वैसे बोलेंगे, ये इसकी ट्रिक हो गई याद रखने का। जैसे मंजू यानी मई, फिर जून, और नू यानी नवंबर,
यानी मंजू का हो गया। मई जून नवंबर में क्या करेंगे, सनम, यानी अस, अमन और बोरो। तो ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा, मंजू से याद रखेंगे हम इसे। जैसे असमन बोरो ये तो सेम रहेंगे, अब इसमें क्या हो जाएगा, मंजू। तो मंजू का ऐसे हो जाएगा मई जून और नवंबर, और सनम का हो जाएगा सितंबर, नवंबर और मार्च। ये सनम इसका हो गया। यानी इसमें आपको दोबारा से बता देता हूँ, जैसे याद रखने का तरीका, असमन बोरो और फिर यानी मंजू ये हो गई और सनम ये हो गई। ठीक है, ये याद रखने का तरीका हो गया। नेक्स्ट है इसकी किस्में। इसकी फर्स्ट किस्म है भारत में सर्वाधिक TN1, यानी किस्म ये IRI द्वारा निकाली गई है 1964 में। और इसके बाद IR18 भारत में 1916 में लाई गई, जिसे विश्व का जादुई यानी जादुई चावल कहते हैं, मैजिक राइस। और यह DG वोंग जीन एक्स पिटा का संस्करण है, यानी DG वोंग जीन क्रॉस पेटा का संस्करण से प्राप्त की गई। अभी इसकी नेक्स्ट किस्म है जया, जो TN1 का क्रॉस करवाया गया T141 के साथ, और फिर भारत की जादुई किस्म तैयार हुई। ये भारत की जादुई किस्म है, और ये TIR18 विश्व की जादुई किस्म है। और पद्मा ये TN141 और TN1 का क्रॉस से तैयार की गई, यह जया का विपरीत क्रॉस है। फिर है जगन्नाथ उत्परिवर्तन से तैयार किस्म है। नेक्स्ट है पूसा बासमती, ये विश्व की उच्च उत्पादकता वाली बासमती राइस की पहली किस्म है। और भारत की पहली बासमती राइस की संकर किस्म है PRH10, ये 2001 में निकाली गई थी। फिर लवण सहनशील किस्म में आती है लुणीश्री और दामोदर। नेक्स्ट है CSR5, CSR10 और CSR23, ये सभी लवण सहनशील किस्में हैं। और जलमग्न अवस्था में उगाने हेतु है जलप्रिया, जल और सूर्या और जलप्रिया, ये आ गई जलमग्न के लिए, जहाँ पे पानी हर टाइम रहता है वहाँ के लिए। और चावल की हीरा किस्म में 11% प्रोटीन होती है, ये अलग से है। जैसे हीरा ये प्रोटीन के लिए है। हम नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है चावल की। और राजस्थान के लिए हो गई कावेरी, सीता, चंबल, रत्ना, जया, बाला, माही, सुगंधा, यानी ये सुगंधा है जो माही सुगंधा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित की गई है। और सीधी बुआई हेतु इसकी आती है बाला। और धान की बुआई दो तरीके से होती है, जैसे एक तो हो गई डायरेक्ट सोइंग और दूसरी हो गई नर्सरी द्वारा, जैसे रोपण विधि द्वारा प्लांटिंग करते हैं ना, ट्रांसप्लांटिंग से, ये हो जाएगी। और सीधी खेती के लिए बुआई जैसे छिटकुआ विधि से 100 किलो प्रति हेक्टेयर की बीज दर से काम में लेंगे, और बिजाई मशीन द्वारा करेंगे तो उसमें लेंगे 60 किलो प्रति हेक्टेयर। ये बिना पानी के, जैसे बिना पडलिंग किए जहाँ पे खेती करते हैं वहाँ पे ये सीड रेट रहेगी, वरना यही काम में लेंगे। और नेक्स्ट है चावल की संकर किस्में, यानी हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड वेराइटीज़ में हो गई YL पिंग ने तैयार किया था ये। इसकी बीज दर होती है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। भारत की पहली संकर किस्म थी CORH1 यानी MGR1 1994। और रोपणी यानी रोपाई से अभी हो गई, पहले फर्स्ट होगी रोपण प्रणाली, इसकी 3 हो जाएगी। एक तो की वेट क्यारी यानी गिल्ली क्यारी में, सूखी क्यारी और डेपोंग मेथड। और ये बहुत बार पूछा जाता है डेपोंग किसकी विधि, ये चावल के लिए स्पेशल मानी जाती है। अभी गिल्ली या सूखे क्षेत्र में यानी 1000 मीटर यानी 1/10 भाग यानी 10% की नर्सरी उगाते हैं, जिसमें 25 से 30 दिन बाद तैयार हो जाती है। खेत में दूरी रखते हैं 25 × 25 सेंटीमीटर, यानी 20 × 25 पे इसकी स्पेसिंग रखते हैं। और जब धान 4 या 5 पत्ती की अवस्था पर होता है तब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और नेक्स्ट है फिर डेपोंग विधि में क्या रहता है, डेपोंग अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस द्वारा लाई गई।
और इससे सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अपनाया गया। इस विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पौधे 11 से 14 दिन में तैयार हो जाते हैं। इस विधि में 20 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। बीज दर रखते हैं 1.5 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर। यानी अब ये चावल उत्पादन की सघन पद्धति यानी सिस्टम ऑफ राइस इन्फ्लेशन, यह विधि जैसे 1983 में मेडागास्कर ने विकसित की थी। इस विधि में FR ल्यूनिक्स ने तैयार किया था। इसमें खेत में पानी नहीं भरते हैं, उसे केवल गीला रखते हैं। नर्सरी लगाएंगे 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में। बीज दर रखेंगे 5 kg पर हेक्टेयर की दर से और 10 से 12 दिन बाद पौध तैयार हो जाती है, यानी मैट टाइप नर्सरी। अब इसमें क्या करेंगे, इस विधि में धान में काम में ली जाती है चटाई। इसमें ना एक मैट होती है, उसमें बीजों को बिछा देते हैं, फिर ऊपर उसके सेकंड लेयर लगा देते हैं, फिर उसे भिगोते रहते हैं, फिर उसमें से जैसे चावल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, पौधे तैयार हो जाते हैं। इसमें पानी की कम आवश्यकता रहती है। अभी नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन राइस क्रॉप। अभी खरपतवार प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करेंगे। खेत में 10 से 15 टन गोबर की खाद बुआई से 1 महीना पहले खेत में मिला देंगे। नाइट्रोजन देंगे 80 से 120 kg, फास्फोरस 60 kg, पोटास 30 से 40 kg पर हेक्टेयर की दर से काम में लेते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले और पोटास व पूरी मात्रा का प्रयोग कर दिया जाता है। शेष नाइट्रोजन 2 भागों में दी जाती है, 25 से 30 दिन के बाद और कल्ले निकलते समय यानी 55 से 65 दिन के बाद पेनिकल निकलते समय देते हैं। धान के खेत में जैविक उर्वरक एजोला व नील हरित शैवाल काम में लेते हैं। नील हरित शैवाल द्वारा प्रतिवर्ष 20 से 30 kg नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। धान के खेत में अमोनियम सल्फेट काम में लेते हैं। इस उर्वरक का निक्षालन द्वारा हानि कम होती है, यानी ये घुलकर नीचे नहीं जाएगा क्योंकि धान अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। धान उर्वरकों को अनऑक्सीकृत जोन यानी रिड्यूस जोन में दिया जाता है और LCC यानी लीफ कलर चार्ट यानी नाइट्रोजन की मांग निर्धारण करने के लिए लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक चार्ट होता है, उसमें पत्तियों को जैसे उनका पत्तियों का कलर उसमें मिलाते रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा या कितनी संख्या में उसे आवश्यकता है या नहीं है। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट या जल प्रबंधन या सिंचाई यानी इरिगेशन। इरिगेशन 1 किलो चावल उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जल मांग होगी 900 से 2500 mm। अब इसकी क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो इसमें क्रांतिक अवस्थाएं हो जाएगी बूटिंग स्टेज या जमाव अवस्था और सेकंड हो जाएगी टिलरिंग स्टेज या कल्ले फूटते समय। धान के खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भरते हैं शुरुआत में। और सेकंड, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है वीड मैनेजमेंट या खरपतवार प्रबंधन। अभी धान के मुख्य खरपतवार हो जाएंगे जंगली धान, सावा घास, बस 2 ही होते हैं इसके मुख्य, तो बाकी इसमें और भी होते हैं। तो धान के खेत में खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार निकलने की क्रिया को कहते हैं बुशनिंग, यानी खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार निकालने को कहा गया बुशनिंग। ये भी 1 नंबर में पूछ लेते हैं। और 30 से 45 दिन बाद करते हैं, यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार क्षेत्र में करते हैं। यानी खेलुआ, यानी बुशनिंग के बाद पौधे उखड़ जाते हैं, उन्हें दोबारा लगाया जाता है, इसे क्या कहेंगे, खेलुआ। नेक्स्ट अपना रहेगा शाकनाशियों का प्रयोग, यानी प्रोपेनिल या स्टाम एप 34 का प्रयोग धान की रोपाई के 6 से 8 दिन बाद 3 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से करते हैं। इसके बाद ब्यूटाक्लोर या मिचेटी 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 5 से 6 दिन बाद देते हैं, या फिर इसके स्थान पर एनिलोफोस 0.4 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से 5 से 6 दिन बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रहेंगी डिजीजेस, बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं। इसमें फर्स्ट है ब्लास्ट डिजीज, यानी यह प्रिकुलेरिया ओराइजी से होती है। यह
ज़्यादा आर्द्रता यानी 95% तक अगर आर्द्रता हो और टेम्परेचर 25 डिग्री से कम हो तो इस अवस्था में यह कवक के लिए अनुकूल मानी जाती है और इसका अधिक प्रकोप होता है। इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बीज उपचार करना चाहिए सीरेसान या थायरम से 2 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से, और 2 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से इसका उपचार करते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन लीफ स्पॉट यानी भूरा धब्बा रोग, भूरा पत्ती धब्बा रोग बोलते हैं इसे। धान का यह रोग हेल्मोन्थोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से होता है। इसके कारण बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में। और नेक्स्ट है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जीवाणु अंगमारी रोग, यह बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया का नाम हो जाए जेंथोमोनास ओराइजी, यानी यह जेंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या कराएंगे, 0.01% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यानी बैक्टीरियोसाइड का प्रयोग करेंगे, जिसे वो 3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का संयुक्त रूप से छिड़काव करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट रोग है धान का टुंगरो रोग, यह वायरस जनित रोग है और जो ग्रीन प्लांट होपर नामक कीट से फैलता है, ना कि इससे होता है, होता ये वायरस से है, फैलता प्लांट लीफ होपर से है। और इसका नेक्स्ट रोग है ग्रासिस्टेंस, यानी इसमें ऊपर का जो होता है भाग वो घास के रूप में बदल जाता है। यह भी वायरस जनित रोग है। ये भी ब्राउन प्लांट होपर, ये ग्रीन प्लांट होपर से फैलता है और ये ब्राउन प्लांट होपर यानी बीपीएच से, और ये जीपीएच से, और ये बीपीएच से फैलता है। नेक्स्ट है खेरा रोग, इसका सभी ने सुना हुआ है, ये जिंक की कमी से होता है और इसे सर्वप्रथम वाई.एल. नेने ने पंतनगर में खोजा था। इस रोग के सर्वप्रथम लक्षण नर्सरी अवस्था में दिखाई देने लग जाते हैं। नियंत्रण के लिए 25 किलो जिंक सल्फेट बुआई से पहले मिलाते हैं और खड़ी फसल में 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। और नेक्स्ट है एकोची यानी H2S के कारण होता है ये रोग। और ब्रोंजिंग होगा, ये होगा आयरन की कमी के कारण, आयरन की विषाक्तता से होता है, यानी इसमें आयरन विषाक्तता रोधी किस्मों का प्रयोग करेंगे जैसे फाल्गुना का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो गया धान का तना छेदक, तने को अंदर से खोखला कर देता है, इस स्थिति को डेड हार्ट बोलते हैं। ये सभी में सेम रहेगा, अगर कोई इंसेक्ट तने को अंदर से खोखला करता है तो उसे डेड हार्ट भी बोलते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हमेशा फोरेट काम में लेते हैं, यानी 10 kg पर हेक्टेयर की दर से बुरकाव करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा इसका गंदी बग, यानी इस कीट से प्रभावित खेत में गंदी दुर्गंध आती है, इसलिए इस कीट का नाम गंदी बग रखा गया। इस कीट के निम्फ व प्रौढ़ दोनों दूध अवस्था या मिल्किंग स्टेज में नुकसान पहुंचाते हैं। धान की कटाई 20% नमी पर ही कर लेनी चाहिए। अब भी आ जाएगा भंडारण और स्टोरेज। तो इस स्टोरेज और कटाई, तो अभी इसमें देखेंगे हार्वेस्टिंग करेंगे तो नमी होनी चाहिए 20%। इसके बाद भंडारण करेंगे तब नमी होनी चाहिए 12 से 15%। और इसकी ईल्ड है यानी 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है अब इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके। अभी हुलिंग किसे कहते हैं, हुलिंग हो जाएगा यानी इसके छिलके को उतारने की क्रिया को बोलते हैं हुलिंग, यानी यह 66% पाई जाती है, अर्थात दाना और छिलका अनुपात होता है वो होता है 2:1, यानी ऊपर का छिलका होता है हस्क उतार देते हैं तो इसके बाद इसे बोलते हैं हुलिंग यानी छिलका उतारने की क्रिया को। इसमें एक होता है चावल और एक होता है धान, यानी चावल किसे बोलेंगे जब उसका हस्क या छिलका उतार देते हैं उसे बोलते हैं चावल, और छिलके सहित जो बीज होता है उसे बोलते हैं धान। अभी नेक्स्ट है इसमें मिलिंग, यानी मिलिंग होती है, इसमें 55% पाए जाते हैं। प्री बोलिंग, यानी प्री बोलिंग इसमें हो गई, इसमें विटामिन B12 को संरक्षित किया जाता है, पानी में भिगोकर गर्म भाप में सुखाते हैं। और अनाज वाली फसलों को 10 से 12% नमी पर भंडारण करते हैं।
दाल वाली फसलों को 8 से 10% नमी पर भंडारण करते हैं और तिल वाली फसलों को 6 से 8% नमी पर भंडारित किया जाता है। धान की जड़ों को एक्रोमाइटिस उत्तक पाए जाते हैं, जिनके कारण जलमग्न अवस्था में भी ये जीवित रहती है, वरना उसमें क्या होता है, सड़न उत्पन्न हो जाती है। लेकिन धान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर एराकोमाइटिस उत्तक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें ऐसा नहीं होता। और इसकी पीछे की वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करें, जिससे आपको पीछे की वीडियो कंटिन्यू सीक्वेंस में मिल जाएगी। इसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप नेक्स्ट की पीछे की वीडियो जितने भी लेक्चर है वो आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर